नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आज का सेशन सीटेट के साथ। सीटेट सीडीपी, लोग सीटेट सीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। डे 2 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन सा? शिक्षा, छात्र, पाठ्यक्रम, या फिर सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य, या फिर शिक्षा, क्रियाविधि, शिक्षक, या फिर महत्व, शिक्षक, या वस्तुनिष्ठता। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा, छात्र और पाठ्यक्रम। इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर। शिक्षक रहते हैं, छात्र रहता है और पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन थोड़ा जान लें, इसका ब्यौरा। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसा है? तो त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है। तो 3 गो हुआ ना, शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। बिना लेसन का बिना हम लोग जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो मोटो होना चाहिए कि काम को 10 दिन में ख़त्म कर देना, तभी ना आप 9वां दिन में ख़त्म कर दीजिएगा। तो एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक करने का गोल होना चाहिए, कहाँ हम लोग को करना है, कैसे करना है, कितना दिन में करना है। टारगेट लेके चलिएगा तभी पूरा हो पाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर रहे हैं बस करते रह जाइएगा। तो कौन बोला था? तो जॉन डीवी बोला था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां के साथ हम लोग चलेंगे। 22 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान एक टॉपिक है तो उसका अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। पहला में है कि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। दूसरा है कि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तीसरा है कि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। चौथा है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। देखिए, आप आराम से ऑप्शन को पढ़ के ना एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों शिक्षक अपना शिक्षक जब बनिए गया है तो क्यों प्रथम आने का कोशिश करेगा भाई? क्यों आत्मसंतुष्टि मिलेगा? मास्टर बनिए गया, पैसा मिल ही रहा है, दूसरे को प्रभावित क्यों करेगा? तो ये जो है इसलिए सीखने का कोशिश करता है कि इसके सहायता से शिक्षण में, अभी आप जिस कैटेगरी में हैं जहां आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे अट्रैक्ट करना है बच्चा सबको, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। आप आराम से पढ़ के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। आप एक टीचर हैं तो वहाँ छात्र के साथ भेदभाव नहीं, जातीय भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद गोरा चमड़ी काला चमड़ी नहीं करना है, ठीक है। किसी बच्चा का नाक से निकल रहा है क्या बोलते हैं उसको, ठेना, तो ऐसा नहीं कि उससे घृणा करना है। हो सके तो आप उसका पोंछ दीजिए, कपड़ा से पोंछ दीजिए, उसके प्रति प्रेम दिखाइए, उसके प्रति सहानुभूति दिखाइए। इसलिए जो है सो शिक्षक को, अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करवाया जाता है। आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? पहला है कुर्ट लेविन, दूसरा है जेबी वाटसन, और तीसरा है E.R. गुथरी, और चौथा है डोनाल्ड हेब। तो व्यवहारवाद का जनक जो है वो कहा जाता है जेबी वाटसन को। थोड़ा यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जेबी वाटसन को
व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लिया जाए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग आसान तरीके से समझें और अच्छा नंबर गेन करें। व्यवहारवाद का जनक है वाटसन के मनोवैज्ञानिक को व्यवहार विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाता है। ठीक है, वाटसन वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक है उसको व्यवहार विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाता है, यानी कि हम लोग उसको जानते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन द्वारा 1913 ईस्वी में, ईस्वी बहुत कम पूछता है। ठीक है, 1913 ईस्वी में की गई थी। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, यानी कि वाटसन का कहना था कि व्यवहारवाद एक वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, इसको हम लोग चेतना, इसके अंतर्गत हम लोग चेतना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग जो है सो वैकल्पिक रूप से इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना था वाटसन के। तो व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो जेबी वाटसन। व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वाटसन। मनोवैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या है? मनोवैज्ञानिक का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, वर्ताव का अध्ययन। तो मनोवैज्ञानिक का जो है आधुनिक अर्थ का अध्ययन है वर्ताव। वर्ताव मतलब क्या समझ रहे हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, इसके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, ठीक है, और इसका जो अध्ययन वो कर रहे हैं कि कैसा कैसा दोनों के साथ बिहेव है। ठीक है, माइंड को पढ़ना। ठीक है, माइंड को पढ़ना, तो क्या हो जाएगा? वर्ताव का अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ताव का अध्ययन। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? वर्तमान समय अभी रिसेंट है, उसमें मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो फर्स्ट में है आत्मा, मस्तिष्क, व्यवहार, चेतना। तो अभी जो रिसेंट है वो व्यवहार का विज्ञान को वर्तमान में मनोविज्ञान कहा जाता है। व्यवहार के विज्ञान को वर्तमान में मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? ठीक है, पहला है अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, दूसरा है कक्षा का शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, चौथा है मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, पांचवा है पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। अच्छा, इसमें एक आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? एक होता है, एक होगा औपचारिक शिक्षा, एक होगा अनौपचारिक शिक्षा। जो आप डायरेक्टली गेन करते हैं, ठीक है, जो आप डायरेक्टली गेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? औपचारिक शिक्षा। और जो इनडायरेक्टली गेन करते हैं उसको बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अभी हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो कक्षा का शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब आइए अनौपचारिक शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कक्षा का शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह औपचारिक शिक्षा का एक स्रोत है। बात को समझ रहे हैं? इससे समझिए, जो आप डायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया औपचारिक शिक्षा। जो इनडायरेक्टली ले रहे हैं उसको वो हो गया अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में किसी चीज़ को निश्चितता नहीं होती, इसलिए इन्हें अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक में कोई लिमिट नहीं होता है। यह शिक्षा अनियमित या व्यवस्थित या निश्चित और आकस्मिक होता है। इसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, पड़ोसन, समाज आदि से प्राप्त होता है। अच्छा, अनौपचारिक को आप एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड। परिवार में ज्ञान मिलता है अनलिमिटेड, समुदाय से ज्ञान मिलता है अनलिमिटेड, पड़ोसी से अनलिमिटेड, समाज से अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है।
और आप जाइएगा स्कूल भैया तो वहाँ एक लिमिट है, सिलेबस के अनुसार से आपको पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो अनलिमिटेड दैट मीन्स अनौपचारिक, लिमिटेड दैट मीन्स औपचारिक, ठीक है। इसके उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, सही बात है। अनौपचारिक शिक्षा का टारगेट नहीं रहता है, औपचारिक शिक्षा में टारगेट रहता है कि भैया 6 महीना में कोर्सवा कंप्लीट करना है, 1 साल में कोर्सवा कंप्लीट करना है। और इसका कोई नहीं, बस जब से चालू हुआ, जब से सुन रहे हैं आप, सुनने चालू हैं तो आपका कहानी चालू है, ठीक है। उसके बाद है इसमें किसी प्रकार की परीक्षा या मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या पड़ोसी आपका कभी परीक्षा लेता है क्या? घर में आपका कभी परीक्षा लेता है क्या? समाज में कभी आपका परीक्षा लेता है क्या? समुदाय में कभी आपका परीक्षा लेता है क्या? जी नहीं। आप स्कूल जाइएगा और स्कूल में आपका परीक्षा लेगा। तो औपचारिक शिक्षा में परीक्षा हो जाता है, आकलन किया जाता है मूल्यांकन किया जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा में ये सब व्यवस्था नहीं है। यह शिक्षा आजीवन चलती है, अनौपचारिक शिक्षा आजीवन चलती है, मरणोपरांत यानी मरने से पहले तक, ठीक है। सब कुछ ना कुछ आपको देगा। आप गलती कीजिए ना, जो नहीं कुछ जानता हुए बोलेगा ये चीज़ वह नहीं करना चाहिए था, हो गलत किए आप, है ना। चलिए आगे है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया? थॉमसन, जॉन स्टुअर्ट, पेस्टालोजी, अरस्तु। तो एक स्वास्थ्य, देखिए यहाँ थोड़ा आप कर सकते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, स्वास्थ्य दैट मीन्स और शरीर, स्वास्थ्य शरीर यानी कि बायोलॉजी के बारे में आ गया बात। थोड़ा सा मतलब हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। तो बायोलॉजी से क्या ट्रीट करता है? अरस्तु बाबा, तो अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना, यह अरस्तु ने परिभाषित किया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का। अच्छा एक चीज बात है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल लेके बैठ दिए, मन नहीं कर रहा है और मोबाइल लेके बैठ दिए, खाली वीडियो देख लिए, तब कोई काम का नहीं। मन स्वस्थ रहना चाहिए, तन स्वस्थ रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको हर एक तरह से एकदम पूरा माइंड को खाली लेके बैठना। ऐसा नहीं मोबाइल वा खोल दिए, वीडियो चालू है तो आपका माइंड में घुस जा रहा है, उस तरह से नहीं घुसता है, ठीक है। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है एकदम। अभी आप कुछ जान रहे थे, वीडियो देखने के बाद को हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपका बन जाए, ठीक है। विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिसमें वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। एकदम माइंड को फ्रेश कर देगा, बूस्ट कर देगा, है ना। आगे है अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला में है कि संसार के विषय में सृजनशील जागरूकता के विषय, और बी में है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा पहले अस्तित्ववाद के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए, है ना। अस्तित्ववाद उसको कहते हैं जो आदमी खुद डिपेंड होता है, अपने पर होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अस्तित्ववाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अस्तित्ववाद का मतलब हो गया कि खुद से डिपेंड होना। तो कौन सा ऑप्शन उससे रिलेटेड है? तो एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, ये खुद से डिपेंड ले रहा है। साझा विश्वास, साझा हो गया मतलब किसी पर डिपेंड है। संसार है तो ऑब्वियसली यहाँ डिपेंड दिखा रहा है। अनुभव से प्राप्त तर्क, अनुभव किससे लिए? आप किसी से लिए, स्वयं है यहाँ, स्वयं, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लिया जाए। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को इस प्रकार से तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। किसी एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करने के बाद ही पता चल पाएगा कि निर्णय लेने को तैयार है या नहीं। अगर व्यक्ति में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो गई है तब अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण हुआ माना जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि अस्तित्ववाद का मतलब वह होता है कि खुद पर डिपेंड है, खुद एग्री है, खुद तैयार है, ठीक है। हाँ हम पढ़ेंगे, आपको जबरदस्ती नहीं, रह जा पढ़ने के लिए, जी नहीं, मन कर रहा है जाने दीजिए, है ना। आगे है कि शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। शिक्षा एक
पुनर्गठित और पुनः निर्मित, यानी कि पहले से तैयार किया गया है, पुनः मतलब फिर से तैयार किया गया और फिर से बनाया गया है। तो क्या है? औपचारिक है, ठीक है, अंतराल है, अनौपचारिक है, निरंतर है। तो ये निरंतर है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी बंद नहीं होगी। बंद होगी तो देश भूखे मर जाएगा। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है ना, जो आपको जगमग कर सकता है भाई, आपको बुलेट बना सकता है। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता रहता है, एकदम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि बंद होने वाला है, कभी नहीं बंद होगा भैया। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ निरंतर सीखता रहता है। अभी आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये चल रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी नहीं रुकेगा। शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली अभी हम सीख रहे हैं, थोड़ा आप लोग से पढ़ाने का सीख रहे हैं, आप लोग पढ़ने का सीख रहे हैं, थोड़ा हमको आइडिया बढ़ रहा है और, ठीक है। तो आदमी जो है सो हर एक बार हर एक दिन कुछ नया नया सीखता है, ठीक है, और जो नया नया सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक कहावत है कि समय के अनुसार आप नहीं बदलिएगा और समय दिया आपको बदल दिया तो आप भारी पड़ जाइएगा, है ना। इस प्रकार शिक्षा का कार्य निरंतर चलता रहता है, अतः निरंतरता शिक्षण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। निरंतरता मतलब कंटिन्यूसली, लगातार लगातार जो चलते रहता है, ठीक है। आगे है व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। अच्छा, अभी व्यवहारवाद हम लोग पढ़े थे। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वाटसन को। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को, ठीक है। तो इसमें है कि व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? पहला केवल आंतरिक व्यवहार, दूसरा केवल बाह्य व्यवहार, और तीसरा दोनों आंतरिक एवं बाह्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारवाद क्या होता है? केवल बाह्य व्यवहार देता है, ठीक है, बाह्य व्यवहार पर बल देता है। व्यवहारवाद हमेशा बाह्य व्यवहार पर बल देता है, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे कि व्यवहारवाद केवल बाह्य व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है। व्यवहारवादी उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि वातावरण मानव व्यवहार का निर्धारण होता है। एक व्यक्ति एक परिस्थिति विशेष में क्या अनुक्रिया करता है या इस पर निर्भर है कि पिछले समान परिस्थितियों में उसके व्यवहार का परिणाम क्या रहा। यानी कि आप शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा व्यवहार है जो आपका बाहरी, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आगे है क्वेश्चन नंबर 33 में है, बोल रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट में है वाटसन, दूसरा में है विलियम वुंट, और तीसरा में है विलियम जेम्स, और चौथा में है बीने, यानी अल्फ्रेड बीने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुंट, ठीक है। विलियम वुंट के द्वारा जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया था, ठीक है। बीने के द्वारा प्रथम प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा 1879 में लीपजिंग, जो कि जर्मनी में है, स्थापित की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना तथा संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। लीपजिंग की प्रयोगशाला में वुंट तथा उनके सहयोगी ने मनोविज्ञान के विभिन्न समस्याओं पर उल्लेखनीय प्रयोग किए, जिसमें समय अभिक्रिया विषयक प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नोट में क्या है कि विलियम वुंट को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। और हम लोग क्या पढ़े अभी कि मनोवैज्ञानिक का
प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित किया था, और इसको एक नाम से जाना जाता है, क्या? प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है। आगे है कि वुंट ने मनोवैज्ञानिक कार्यशाला का कब गठन किया, तो अभी हम लोग देखें 1879 में। ठीक है, आगे है कि यह परिभाषा किसकी है, एक परिभाषा है या किसका कहा गया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है और शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? ए में है डेविस, 2 में है स्किनर, 3 में है बीएन झा और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो स्किनर के द्वारा बोला गया था कि मनोविज्ञान जो है और शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बिना मनोविज्ञान का आदमी जो है सो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए स्किनर चचा क्या बोले थे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये बोले थे स्किनर चचा। और बीएफ, इन्हीं का नाम पूरा है बीएफ स्किनर, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्बलन या परिणामों का उपयोग करते हैं। इनके शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और विज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान के तत्व को ग्रहण करता है। आप डायरेक्ट इस तरह से समझिए ना कि बिना जो है आपका मनोविज्ञान, मन का जो आपका इच्छा है, शक्ति है, वो जब आपका मजबूत नहीं रहेगा, ठीक है, अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप शिक्षा को अर्जन कभी देखें आप क्या? जिसका माइंड खराब रहता है, जो पागल रहता है, उसको पढ़ते आप तो कभी देखे हैं? कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, जिसका माइंड खराब रहता है, माइंड से डिस्टर्ब रहता है, उसको कभी पढ़ते हुए नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो स्किनर जो है बीएफ स्किनर, उनका यही कहना था कि मनोविज्ञान का होना जरूरी है शिक्षा पाने के लिए। बिना मनोविज्ञान का आप शिक्षा को अर्जन नहीं कर सकते। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, या फिर सर्वांगीण विकास होगा, ये सर्वांगीण विकास में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें हो जाएगा? सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है तथा उनके सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण मतलब सब तरह से विकास। अब ऐसे ठेठ भाषा में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कि शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है? तो सर्वांगीण विकास के सहायक में। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? अभी हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा? अवलोकन विधि, सर्वेक्षण विधि, परिज्ञात्मक विधि, केस अध्ययन विधि। अभी हम लोग पीछे पढ़े कि जो व्यवहार अध्ययन है वो कहाँ होता है? इंटरनली, एक्सटर्नली। तो हम लोग पढ़े थे बाहरी दिखावा के लिए होता है व्यवहार अध्ययन। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, अब प्रयोगात्मक विधि ककरा बोलते हैं वो भी देख लिया जाए। प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इससे प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। मतलब जो इससे निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो एक विश्वासपूर्ण होता है, एक वैलिड होता है। ठीक है, इस विधि में परिस्थितियों पर मनोविज्ञान का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसलिए इस विधि से कार्य करना, संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अतः प्रयोगात्मक विधि व्यवहार का अध्ययन करने का संबंध सबसे वैज्ञानिक और उद्देश्यपूर्ण तरीका है। समझ गए? आगे है कि निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? तो अभी तो हम लोग पढ़ भी किए, क्या पढ़े थे? व्यवहार का परीक्षण। व्यवहार का जो परीक्षण है वो प्रयोगात्मक विधि का जो है सो आवश्यक
यह अव्यय है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन, मापन, परिकल्पना, वस्तुनिष्ठता या नियंत्रण, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा परिकल्पना। ठीक है, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन क्या हो जाएगा? परिकल्पना। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन को परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, परिकल्पना शब्द परि प्लस कल्पना से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। चारों ओर जो चिंतन करते हैं उसी को बोलते हैं परिकल्पना। तो क्वेश्चन में क्या था कि चारों के बीच होगा, चारों के बीच संबंध दर्शाने वाले को परिकल्पना कहते हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना। ठीक है, परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी क्षेत्र में आप बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 6 महीना में आपको फीडबैक लेना है कस्टमर से कि मेरा जो सर्विस है कैसा लग रहा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, तो आपको पता चलेगा। हो सकता है कि आपको कुछ उसमें सुधारने का भी ज़रूरी पड़ जाए, ऐसा नहीं कि आप जो बना दिए वो सही बना दिए। तो इस तरह से आप गाइडेंस लीजिएगा, चारों ओर घूमिएगा, अपना आदमी को घुमाइएगा, तब ना पता चलेगा, तब ना आप ग्रोथ कर पाइएगा। इसलिए वही बात को यहाँ पर बताया गया है। कर्लिंगर बोलते हैं कि परिकल्पना, कर्लिंगर एक मनोवैज्ञानिक थे, परिकल्पना को 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। और मैक्यूगन बोलते हैं कि परिकल्पना 2 या अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। ठीक है, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। कर्लिंगर बोल रहे हैं कि परिकल्पना को 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध का कथन मानता है। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो आपका जो संबंध होता है, उसके अंदर बातचीत होता है, चर्चा होता है, वो बोल रहे हैं कर्लिंगर। और मैक्यूगन बोल रहे हैं कि परिकल्पना 2 या अधिक चरों के कार्य क्षमता, जो कार्य करता है, उसका योग कथन है। और लुडवर्ग क्या बोलते हैं कि परिकल्पना एक प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच होती है। अपने मूल रूप से परिकल्पना एक अनुमान तथा काल्पनिक विचार हो सकती है। देखिए, सबका अपना अपना व्यू से कहना। आप ही समझ लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट लिए, ठीक है, जिससे आप लैपटॉप लिए, ठीक है, 10 आदमी को दिखाए, 10 आदमी 10 जैसा बात बोलेगा, सबका अलग अलग है। उस तरह से मनोवैज्ञानिक सबका भी अलग अलग अपना अपना प्रस्ताव रहा। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है सहसंबंध स्थापन, सत्यापन, प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है, पूर्व घटनाओं का अध्ययन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। ठीक है, देखिए थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य प्रभाव संबंध का कारण पता करना होता है। निसंदेह मनोवैज्ञानिक प्रयोग की एक प्रमुख विधि प्रयोगात्मक विधि है। इस विधि के प्रयोग की विशेषता है कि इसकी सहायता से प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषण करके प्रभाव कार्य करना और संबंध स्थापित करना। सीधी सी बात ऐसा समझिए कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग जो है सो हम लोग के बीच कैसा, मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या करता है, माइंड को रीड करता है। ऐसा समझिए हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसा है। साइकोलॉजी क्या करता है, आपका माइंड को रीड करता है, आपसे बात करेगा, बात करते करते जो है सो आपका माइंड को कवर कर लेगा। किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? विवेकानंद, अरस्तु, जेम्स, दयानंद। तो अरस्तु जी बोले थे, ठीक है, सॉरी विवेकानंद बोले थे। अरस्तु जो है पिछला क्वेश्चन का वीडियो था जो बायोलॉजी से संबंधित था, इस तरह कुछ करके शरीर शिक्षा करके था, वो था अरस्तु, लेकिन इसमें जो है सो विवेकानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।